प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीसीसीएलई का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पेपर है इससे आपका रैंक निर्धारित होगा कि आपका रैंक कैसा आएगा, है ना। आपका रैंक कैसा आएगा, कितना आएगा, ये इस सब्जेक्ट से डिटरमाइन होगा। लेकिन सिर्फ क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से अच्छा रैंक आ जाएगा? नहीं। आपको मैथ्स के साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना होगा। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप अभी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स भी साथ में पढ़ना होगा। और अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अच्छा नंबर लेकर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा रैंक आएगा। लेकिन अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आपको मैथ्स भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो इससे पहले के वीडियो में हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, डायमेंशन भी निकालने के लिए बताए थे। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो फॉर सिस्टम ऑफ यूनिट विच आर कॉमनली यूज्ड एंड दैट आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, इसमें 4 यूनिट्स आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है पूरे विश्व में, वो होता है एसआई यूनिट, जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स 1971 में जारी किया गया था। फॉर इंटरनेशनल यूजेस के लिए जो है एक यूनिट बनाया गया। इंडिया में जो स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट है 1956 में जो है लाया गया था। जैसे ऐसा यूनिट अगर बात किया जाए पावर का तो वाट या जूल पर सेकेंड, वर्क का जूल या फिर न्यूटन मीटर, ये होता है। लेकिन अदर यूनिट्स अगर बात किया जाए तो सीजीएस यूनिट, जिसमें मास को ग्राम में लेते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, जो कि मास को जो है पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड में। एमकेएस यूनिट, जिसको मास मीटर किलो सेकंड आपका होता है। मतलब मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट है। देखो मीटर क्या है, मीटर जो है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में, engraved upon polished surface of platinum iridium bar, uh, kept at International Bureau of Weights and Measures at सर्व्स नियर पेरिस, है ना। मतलब ये जो है एक तरीके से मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस जो कि इनग्रेव्ड किया जाएगा पॉलिश्ड सरफेस का, तो वो जो है हमारा मीटर कहलाता है। किलोग्राम जो है मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का जो मास होता है वो उसको लेकर चलते हैं, 1 केजी के इक्विवेलेंट। और सेकेंड जो है 1/86,400 जो भाग होगा मीन सोलर डे का, वो 1 सेकंड का वैल्यू आपका होगा। सोलर डे क्या होता है, तो इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन इंस्टेंट्स एट विच सन क्रॉसेज मेरिडियन ऑन 2 कंजिक्यूटिव डे। मतलब 2 कंजिक्यूटिव दिन में जब सन क्रॉस करेगा मेरिडियन को, तो जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा, है ना, जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा वो हमारा कहलाएगा सोलर डे। वो क्या कहलाएगा, हमारा सोलर डे जो है आपका कहलाएगा। ओके। उसके बाद जो वैल्यूज होता है सोलर डे का, वो वेरी करता है थ्रू आउट ईयर। एवरेज जो वैल्यू होता है सोलर डे का वो होता है 1 ईयर, जिसको मीन सोलर डे भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर बात किया जाए यूनिट और उसके वैल्यू को, तो इंटरनेशनल बॉडीज, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ होता है, और इंडिया में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आईएसआई आपका होता है।
फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जिसके क्वांटिफाई किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे मास इन केजी, है ना, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी। तो अगर यहाँ पे लिखा गया है 5 केजी, है ना, तो केजी जो है यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बताता है हमारा कि कितना न्यूमेरिकल क्वांटिटी है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी में हमारा कॉम्बिनेशन होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज का और यूनिट का। स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटी है ये जनरली दो तरीके का होता है, एक स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शंस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो 5 केजी, है ना, 1000 मीटर, 200 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। 500 मीटर बोल तो दिए लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन है उसका, कहीं भी चल जाओ 500 मीटर ही तो जाना है। वेक्टर क्वांटिटीज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। जैसे वेलोसिटी आपका है तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे बोलेंगे कि 10 या 14 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो 14 मीटर पर सेकेंड ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन ऐड हो गया तो ये रिप्रेजेंट कर देगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज को या वेक्टर्स के, है ना। एक्सटर्नल फोर्स जब किसी भी बॉडी पे, मानकर चलो कि ये एक पेन है, इसको हमने एक सिस्टम लेकर चला, तो इस सिस्टम पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं और मेरे पेट के अंदर बहुत ज्यादा हलचल वगैरह हो रहा है, ढिशुम ढिशुम चल रहा है, मतलब तम तावा गरम है उस पे, मतलब कुछ ना कुछ सिका रहा है, तो वो हमारा इंटरनल फोर्स हो गया। या मानकर चलो कि ये हमारा लैपटॉप है जिसपे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कीपैड हमारा लगा हुआ है, कीपैड के माध्यम से हम जो है कुछ टाइप कर रहे हैं, तो जो फोर्स लगा रहा हूं मैं इस कीपैड पे, वो तो एक्सटर्नल होगा क्योंकि लैपटॉप हमारा जो है एक सिस्टम है, लैपटॉप के ऊपर हमारा जो है क्या है, कीपैड है, मतलब लैपटॉप सिस्टम के अंदर। अब कीपैड में हम अपने हाथ उंगली से दबा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, लेकिन जब बटन को हम दबा रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पे कुछ वर्ड लिखा रहे हैं, है ना, जैसे फोर्स है, राम श्याम गीता मीता सीता, कुछ भी जो है हमारा यहाँ पे लिखा रहा है। ओके, तो वो जो लिखा रहा है प्रेशर तो मैंने एक्सटर्नली किया, लेकिन इंटरनली भी फोर्स लग रहा है सिस्टम के अंदर, तभी तो स्क्रीन पे लिखा रहा है, तो वो हो गया हमारा इंटरनल फोर्स। बॉडी फोर्स, मान के चलो कि पानी का बोतल ले लिए, उस पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, पानी का बोतल ले लिया, फोर्स लगा रहे हो, तो बोतल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा या फूट जाएगा। लेकिन मान के चलो कि आप बोतल तो ले लिए, उसमें पानी भर दिए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी पानी के द्वारा उस बोतल पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है बॉडी फोर्स। जो फोर्सेस होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, ये एग्जांपल्स हैं बॉडी फोर्स के। और जो बॉडी फोर्स होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट होता है विद कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सरफेसेस विच आर exerted टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स या फिर शियर फोर्स होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर सरफेस एज दे आर exerted to the
सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितने भी कोहेसिव सरफेस अट्रैक्शंस होते हैं और कांटेक्ट फोर्स होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज सरफेस फोर्स, तो उसको कंसीडर किया जाता है एज ए सरफेस फोर्स के तौर पे। लॉ ऑफ मैकेनिक्स, देखो कई तरीके के लॉ आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं मैकेनिक्स में, जिसमें वन बाय वन हम सभी लॉ के बारे में जानेंगे समझेंगे, ताकि वो चीजें आपको भली भांति समझ में आ सके। तो सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन साहब थे उनके जो पहला नियम है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। मानकर चलो कि आप रोज गाना सुनते हो 10 बजे, तो आपको आदत बन गया कि 10 बजे मुझे गाना सुनना है, तो कितना भी कुछ कंडीशंस आ जाए, कैसा भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, आप जो है गाना सुनोगे ही उस टाइम पे। कब तक सुनोगे? जब तक कि कोई जबरदस्ती आपको आके मना ना कर दे, तब तक आप सुनोगे। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही चाहेगा, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जो न्यूटन्स का फर्स्ट और सेकेंड लॉ होता है ये वैलिड होता है ओनली इन एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है वहीं तक वैलिड होता है न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकेंड लॉ। जो रेफरेंस फ्रेम होता है वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल फ्रेम, जो कि इनर्शियल फ्रेम आपका होता है, डेट इज गैलीलियन invariance or the principles of Newtonian relativity। न्यूटन्स के दूसरा लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई। मैंने जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो मोमेंटम के चेंज के रेट के बराबर आपका होगा, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है टेक प्लेस करता है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसके बिहाफ पे मतलब पता चलता है कि हमारा चेंजेस कितना हो रहा है मोमेंटम का। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी पी बाई डी टी, यानी डी एम वी बाई डी टी। तो जो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम। जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए ही वैलिड होगा। एम कैन taken outside the differentiation operator by the constant force rule in differentiation। F is equal to m into dv by t, तो हो जाएगा m into a, क्योंकि dv by t चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। F जो है नेट फोर्स अप्लाई है, m जो है मास ऑफ बॉडी, a जो है बॉडी का एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी प्रोड्यूस करेगा प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशंस को। इन अदर वर्ड, इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग देन देयर इज अ फोर्स ऑन इट। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we apply forces on an object, applied force then they also apply opposite and equal to magnitude of forces by the object, जो कि रिएक्टिव फोर्स आपका होगा। मतलब एक बॉडी पे जितना फोर्स हम लगाएंगे यानी अप्लाई करेंगे उतना ही अपोजिट में हमारे ऊपर जो है फोर्स अप्लाई
होगा जो कि रिएक्टिव फोर्स होगा। यानी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिएक्टिव फोर्स, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में अगर बात किया जाए तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है न्यूटन्स के लॉ का, वो ये कहता है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स within a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या कहता है कि हर बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। मान के चलो कि ये दो पेन है, मैं यहाँ पे रखा, ये दोनों पेन आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है, वो उसके मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। माने इस बॉडी के सेंटर और इस बॉडी के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और इन दोनों का जो मास है उसका प्रोडक्ट को जो है ये आपका दिखाता है कि कितना है। तो और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन है, उसको खत्म करने के लिए। तो F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, m1 m2 जो है मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड r जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ देयर मासेज, और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका है। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी या तो रेस्ट में है या मोशंस में है, रिजिड बॉडी है अपना, तो अगर एक एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं और तो वो अदर एंड पे हमें देखने को मिलेगा उसका इम्पैक्ट। यानी अगर बॉडी यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगाए तो भी ये बॉडी हमारा आगे की ओर मूव करेगा, अगर यहाँ पे हम खींचे तो भी आगे की ओर लगेगा। मतलब अगर सेम लाइन ऑफ फोर्सेस है और सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम उस फोर्सेस को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बॉडी पे के एंड पे लग रहा है तो उसको शुरू में कर सकते हैं, शुरू में है तो उसको एंड में कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ फोर्स होगा वो आपका, या लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो सेम होगा, बट एक्टिंग एनीवेयर इन अ बॉडी along line of action of replaced। मतलब जिस लाइन ऑफ एक्शन में वो लग रहा है उसी लाइन ऑफ एक्शन में ही आपका वो जाएगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये जो लॉ है इसके माध्यम से कई सारे फोर्सेस को एडअप करके एक रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक सिंगल फोर्स में डिटरमाइन किया जाता है, तो उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका F1 है और ये आपका F1 है, ये F2 है, इसको F नेट दे दिया या Fr दे दिया रिजल्टेंट फोर्स, तो F1 प्लस F2 आपका आएगा, ये दोनों का सम आएगा। लेकिन कब कैसा कंडीशंस आएगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो फोर्सेस है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस थीटा का होल पावर 1/2, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा, ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, स्पीड, रेट ऑफ चेंज इट्स पोजीशन, जो रेट होता है पोजीशंस के चेंज का उसे स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड जो होता है ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया एक बॉडी के द्वारा और टोटल कितना टाइम लिया गया, वो जो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा वो हमारा एवरेज स्पीड होगा।
वेलोसिटी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन होंगे एक डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शंस में कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसके पोजीशंस में, तो वो जो चेंजेस होगा पोजीशंस में, यानी जो डिस्टेंस कवर करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में और इन गिवन या स्पेसिफिक टाइम में, तो वो हमारा जो है क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना डिस्प्लेस किया और कितना टाइम लगा उसको डिस्प्लेसमेंट के लिए, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है एवरेज वेलोसिटी। उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन, मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है पोजीशंस का, मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पे था और यहाँ पे चेंज होकर जो है आपका बी पॉइंट पे आ गया, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन या इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसी भी पार्टिकल के द्वारा, वो या तो बराबर होगा या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो जो एवरेज स्पीड होगा मे नॉट बी नेसेसरली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का, कोई जरूरी नहीं है उसकी इक्विवेलेंट ही एवरेज स्पीड भी हमारा हो, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया और कितना टाइम में उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन ए टोटल टाइम के अंतर, तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करें आपका स्पीड, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन दोनों का ही सेम होता है, चाहे वो स्पीड का हो या फिर आपका वेलोसिटी का हो, उसका डायमेंशन जो है सेम होता है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो मतलब यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें एक में डायरेक्शंस स्पेसिफाई किया जाता है और एक में डायरेक्शंस को जो है स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि कितना डायरेक्शंस हमारा होने वाला है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, और दूसरी चीज कि अगर आप बीसीसीएलई की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप हमारे पेड क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। एक एफोर्डेबल प्राइस में आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो मंथली मिलेगा, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो हाफ ईयरली, और अगर क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली भी मिलेगा, और अगर आप जो है ईयर वाइज लेना चाहते हैं तो ईयर वाइज भी आपको सब्सक्रिप्शन जो है मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस तमाम पॉइंट्स आपको जो है समझ में आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।